आज छुट्टी का दिन था। छुट्टी के दिन घर के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं, जैसे कि गार्डन की देखभाल, घर की सफाई, राशन पानी की जिम्मेदारी आदि। यह सब करके खाली बैठा ही था कि अचानक डोरबेल बज उठा। निखिल के दरवाज़ा खोलने पर सामने रजनी खड़ी थी। अरे रजनी, तुम? उसने हैरानी से पूछा। निखिल, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसीलिए बिना बताए चली आई। अच्छा किया जो आ गई। आओ अंदर आओ, निखिल ने कहा और फिर रजनी को बैठक में बैठाकर पत्नी अंजलि को बुलाने अंदर चला गया। रजनी दिल्ली में अकेली रहती थी। करीब 3 महीने पहले उसकी ऑफिस जाते समय बस में निखिल से मुलाकात हुई थी। फिर एक दिन शाम को इत्तेफाक से उनकी मुलाकात बस स्टॉप पर हो गई। रजनी काफ़ी देर से बस की प्रतीक्षा कर रही थी। निखिल उधर से अपनी बाइक से गुजर रहा था। उसे देखकर रुक गया। निखिल के आग्रह पर वह उसके साथ चलने को तैयार हो गई। रजनी, तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार या परिचित तो होगा ना? निखिल ने यूं ही बातों बातों में पूछ लिया। नहीं, मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार या परिचित नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना दोस्त समझ कोई भी ज़रूरत पड़ने पर बेहिचक कह सकती हो। हाँ ज़रूर, रजनी बोली। फिर निखिल ने उसे अपनी फैमिली के बारे में बता दिया। रात को बिस्तर पर लेटी तो निखिल के बारे में देर तक सोचती रही, उसके साथ उसे मेल जोल बढ़ाना चाहिए या नहीं। हालांकि उसे निखिल की स्पष्टवादिता पसंद आई थी। ऐसे तमाम पुरुष होते हैं जो शादीशुदा होते हुए भी लड़कियों से यह कहकर दोस्ती करते हैं कि वे अनमैरिड हैं, या फिर ऐसे लोग लड़कियों से फिर दोस्ती करने को उत्सुक रहते हैं जिनकी पत्नी से अनबन होती है। पर निखिल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके लिए तो अच्छा ही होगा कि यहाँ कोई परिचित तो रहेगा। फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। कभी कभार फ़ोन पर बात कर लेते या कभी साथ बैठकर चाय कॉफ़ी पी लेते। निखिल थोड़ी देर में लौटा, साथ में अंजलि भी थी। बोला, रजनी, ये है मेरी पत्नी अंजलि, और अंजलि, ये है रजनी मेरी दोस्त। हाय अंजलि, रजनी ने मुस्कुरा कर कहा। हेलो, अंजलि ने सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। निखिल भी उसकी बगल में बैठ गया। एक्सक्यूज़ मी, ज़रा ऋषिका को देख लूँ, कल उसका टेस्ट है। 5 मिनट बाद ही उठते हुए अंजलि बोली। निखिल रजनी से इधर उधर की बातें करने लगा। फिर वह अंजलि से चाय नाश्ता लाने के लिए बोलने अंदर चला गया। अंजलि, ये क्या मैनर्स हैं? ऋषिका को पढ़ाने के बहाने तुम अंदर चली आई और यहाँ आकर मोबाइल देख रही हो। खैर, अब कम से कम चाय नाश्ता तो बना ही सकती हो। निखिल धीरे बोल रहा था, पर रजनी तक आवाज़ स्पष्ट जा रही थी। निखिल, तुमने पहले तो मुझे नहीं बताया था कि कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है, अंजलि कह रही थी। अंजलि, मैंने तुम्हें रजनी के बारे में बताया तो था। निखिल, मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता है कि वह घर तक आ जाएगी, वह भी मेरे रहते हुए। अंजलि ने गुस्से से कहा। अंजलि, मैं तो तुम्हें समझदार समझता था, पर तुम तो मुझ पर शक कर रही हो, निखिल ने कहा। अब कोई लड़की तुमसे घर पर मिलने आए तो मैं क्या सोचूं? रजनी सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। दोस्त, कोई भी रिश्ता बनाने के लिए यह नाम काफ़ी अच्छा होता है, अंजलि ने कहा। चुप रहो, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बकवास करते हुए? तुम इतनी छोटी सोच की हो, मैं सोच भी नहीं सकता था, निखिल ने कहा। तुम्हें भी तो शर्म नहीं आई, पत्नी और बेटी के होते हुए दूसरी लड़की से संबंध? अंजलि गुस्से से बोली। अंजलि, बंद करो यह बकवास, जाओ चाय बना दो, निखिल उसकी बात काटते हुए बोला। मैं तुम्हारी प्रेमिका के लिए चाय बनाऊं? कभी नहीं, अंजलि ने साफ मना कर दिया। अंजलि को इस वक्त समझाना या उससे रिक्वेस्ट करना बेकार समझ निखिल स्वयं किचन में चला गया। थोड़ी ही देर में चाय की ट्रे लेकर वह बैठक में आया। निखिल, तुम क्यों परेशान हुए? रजनी बोली। निखिल व अंजलि की बातें सुनकर उसका मन कसैला हो उठा था, पर अपने हाव भाव से वह प्रकट नहीं होने देना चाहती थी कि उसने उनकी बातें सुन ली हैं। वह निखिल को अपने सामने शर्मिंदा नहीं होने देना चाहती थी। रजनी, ऋषिका को 2 लेसन समझ में नहीं आ रहे थे। अंजलि उसे उन्हें समझा रही है। कल उसका टेस्ट है, इसलिए मैंने ही चाय बना ली है, निखिल ने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। चलो
आज तुम्हारे हाथ की चाय पी जाए, रजनी कप उठाते हुए बोली। चाय पीकर वह जरूरी काम याद आ जाने का बहाना कर लौट आई। रजनी रास्ते भर अंजलि के बारे में सोचती रही। निखिल कहता था कि बहुत समझदार है अंजलि, लगता है अभी तक उसे नहीं समझ पाया। आज अंजलि ने जैसा व्यवहार किया उससे तो यही लगता है कि कितने संकीर्ण विचारों की है वह। खैर, चाहे जैसी भी हो, निखिल की पत्नी है। यदि उसे पसंद नहीं तो निखिल से कोई संबंध नहीं रखेगी वह। उसकी वजह से उनके रिश्ते में कोई दरार पड़े यह ठीक नहीं। रजनी को गेट तक छोड़ निखिल अंदर आया तो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गया। अंजलि जल्दी जल्दी वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर बैग में रखती जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अंजलि, यह क्या कर रही हो तुम? उसने आश्चर्य से पूछा। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। अच्छा होगा हम अपने अपने रास्ते अलग कर लें। अंजलि, यह क्या बेवकूफ़ भरी हरकत कर रही हो? निखिल ने कहा। बेवकूफ़ी मैं नहीं, आपने की है, जो पत्नी के रहते हुए दूसरी लड़की से संबंध बनाया। चुप रहो, जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हो। निखिल चिढ़कर बोला। सच्चाई कड़वी ही लगती है। मैं बहुत शरीफ समझती थी आपको, पर आपकी असलियत क्या है अब जान गई हूँ। अंजलि भी तेज स्वर में बोली। अंजलि, क्यों बेवजह बात का बतंगड़ बना रही हो? निखिल ने उसे समझाना चाहा। मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रही हूँ, सच कह रही हूँ। अंजलि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रजनी केवल। निखिल ने बात पूरी भी नहीं की थी कि अंजलि बीच में ही बोल उठे। प्लीज़ मुझे सफाई देने की कोशिश मत करो। फिर अंजलि बैग की जिप बंद करते हुए बोली, चलो ऋषिका, और उसने ऋषिका की कलाई पकड़ ली। अंजलि, तुम्हें जाना है तो जाओ, ऋषिका को मत ले जाओ, वैसे भी उसके टेस्ट चल रहे हैं, निखिल ने कहा। अच्छा, मैं यहाँ अपनी बेटी को आप दोनों की रंगरलियाँ देखने के लिए छोड़ दूँ? अंजलि आंखें तरेर कर बोली। निखिल से अंजलि की ये बातें बर्दाश्त ना हुई तो उसने गुस्से में आकर एक चांटा अंजलि के गाल पर जड़ दिया। कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम हो कि मानने को तैयार नहीं हो, उसने कहा। देखा, एक सड़क छाप आवारा लड़की के लिए अपनी पत्नी को मारने में भी शर्म नहीं आई। अंजलि रोते हुए चीखी। अंजलि, तुमने बदतमीजी की हद कर दी है। हद मैंने की है कि तुमने की है? अंजलि बोली और फिर बैग उठाकर ऋषिका को खींचते हुए बाहर निकल गई। निखिल जानता था इस वक्त अंजलि इसकी कोई बात नहीं मानेगी, इसलिए फिर कुछ ना बोला। सोचा 1-2 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ही लौट आएगी। लेकिन 1 हफ्ता गुजर गया मगर अंजलि ना तो लौट कर आई और ना ही उसने फ़ोन किया। इधर रजनी ने निखिल से फ़ोन पर बात करना भी बंद कर दिया था। बस स्टॉप पर बस की प्रतीक्षा करते समय भीड़ के पीछे कोने में जाकर खड़ी हो जाती थी ताकि निखिल उसे देख ना सके। जब से निखिल से उसकी दोस्ती हुई थी तब से रजनी उसे सारी बातें शेयर करती थी। कोई प्रॉब्लम होती तो वह उसका हल भी सुझा देता, पर अब वह फिर से अकेली हो गई थी, इसलिए फिर से डायरी को अपना दोस्त बना लिया था। धीरे धीरे अंजलि को गए हुए 15 दिन बीत गए तो निखिल को फिक्र होने लगी। वह सोचता था कि अंजलि स्वयं गुस्सा होकर गई है, उसे स्वयं आना चाहिए, पर अब अपनी ही बातें उसे बेतुकी लगने लगी थी। अंजलि की जगह स्वयं को रख कर देखा तो सोचा शायद वह भी वही करता जो अंजलि ने किया। अंजलि उसे सचमुच बहुत प्यार करती है, तभी तो रजनी की दोस्ती सहन ना हुई। खैर, जो हो गया वह हो गया। वह स्वयं अंजलि को फ़ोन करेगा और जाकर उसे ले आएगा। मन ही मन निश्चय कर निखिल उठा और अपने फ़ोन से अंजलि का नंबर डायल करने लगा। अंजलि की फ़ोन की रिंग जाती रही पर फ़ोन रिसीव ना हुआ। फिर निखिल ने अंजलि के घर का लैंडलाइन नंबर मिलाया। टेलीफोन की घंटी बजी तो फ़ोन अंजलि की मम्मी रेखा जी ने उठाया। हेलो। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। अंजलि से बात करनी है। कहाँ है वह? निखिल ने बेहद आदर से कहा। अंजलि को तुमसे कोई बात नहीं करनी है और बेहतर होगा कि तुम दोबारा फ़ोन ना करो, रेखा जी ने कहा। मम्मी जी, पर क्यों? प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए पहले। निखिल की बात पूरी नहीं हुई थी कि रेखा जी ने रिसीवर रख दिया। किसका फ़ोन था रेखा जी?
अंजलि के पापा संजय जी ने पूछा। निखिल का अंजलि से बात करना चाहता था, रेखा जी ने बताया। तो फिर फ़ोन काट क्यों दिया तुमने? संजय जी ने पूछा। मैंने मना कर दिया, रेखा जी ने गर्व से कहा। मना कर दिया? पर क्यों? अंजलि को आए 15 दिन हो गए हैं, अब उसे जाना चाहिए, संजय जी ने कहा। अंजलि के रहते हुए निखिल ने दूसरी लड़की से संबंध बना रखा है, फिर अंजलि वहाँ क्यों जाए? रेखा जी ने रौस में भर कर कहा। देखो निखिल को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है वह ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। जरूर अंजलि को कोई गलतफहमी हुई है, संजय जी ने कहा। वह लड़की अंजलि के रहते हुए घर आती है, रेखा जी ने कहा। देखो, इस संबंध में हमें निखिल से बात करनी चाहिए। यदि वह सचमुच गलत होगा तो हम उसे समझाएंगे, संजय जी ने कहा। निखिल कोई छोटा बच्चा नहीं है जो उसे समझाया जाए, उसके पास अपना दिमाग नहीं है क्या? रेखा जी, ऐसे तो मामला और बिगड़ जाएगा। तुम सोचो, दोनों के बीच की दूरी इस तरह और बढ़ जाएगी। कहीं निखिल तलाक के बारे में ना सोचने लगे, संजय जी ने आशंका व्यक्त की। बात बिगड़ती है तो बिगड़ने दो, अंजलि अनाथ नहीं है, हम सब उसके साथ हैं, वह कहीं नहीं जाएगी। उसे और उसकी बेटी को जिंदगी भर रख सकती हूँ मैं, रेखा जी ने कहा। बात को समझने की कोशिश करो, इस सबसे क्या फ़ायदा? क्यों अपनी जिद के कारण अंजलि का घर उजाड़ने पर तुली हो? तुम्हें तो उसे समझा बुझा कर पति के घर भेजना चाहिए, संजय जी ने कहा। मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो बेटियों को बोझ समझती हैं। मैंने अंजलि को बहुत नाजों से पाला है, उसके ही घर में उसकी सौतन आए, यह मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तुम हर बात में जिद क्यों करती हो? अंजलि से भी तो पूछ लो वह क्या चाहती है, संजय जी ने कहा। अंजलि इतनी समझदार होती तो उसे ये दिन न दिखने पड़ते। वह तो आंख मूंद कर पति पर भरोसा किए बैठी रही। उसके सीधेपन का फ़ायदा उठाकर ही तो निखिल मनमानी करने लगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, पत्नी के सामने हमेशा की तरह चुप हो जाने वाले संजय जी ने कहा। वे जानते थे कि रेखा जी से बातों में कोई नहीं जीत सकता। दूसरों की बातों को काटकर अपनी बात ही सही साबित करना उनकी आदत है। बात ना बढ़े, लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में अशांति ना फैले, इसलिए वे हमेशा चुप हो जाते थे। किंतु बेटी का बसा बसा आया घर रेखा जी की जिद व अंजलि की बेवकूफ़ी से उजड़ जाने की आशंका से डर कर बोल उठे थे। किंतु इस बार भी पत्नी ने उन्हें परास्त कर दिया। अंजलि कमरे में बैठी मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। उसे लगा मम्मी सही कह रही है, ना निखिल को फ़ोन करेगी ना खुद जाएगी, तब उसे पता चलेगा। उसकी इस अकड़बाजी से उसका विवाहित जीवन टूट भी सकता है, इसकी उसे कोई चिंता न थी। धीरे धीरे 7 महीने गुजर गए। निखिल ने भी अपना फ़ोन करना छोड़ दिया था, मगर कभी कभी उसे अपनी बेटी की बहुत याद आती। मोहल्ले से लेकर परिचितों रिश्तेदारों में यह खबर फैल गई कि पता नहीं क्यों अंजलि मायके में पड़ी है, पति के पास नहीं जा रही है। लोग मिलने पर उससे सवाल भी पूछने लगे थे कि क्यों वह मायके में रह रही है। अतः धीरे धीरे अंजलि लोगों से कतराने लगी थी। उसने कहीं निकलना व परिचितों रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया था। अब अंजलि को निखिल की याद सताने लगी थी। उसे लगता कि उसे निखिल को इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कम से कम उसे एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका तो देना चाहिए था। अंजलि निखिल व रजनी के संबंधों के बारे में सोचती। अब तो वह घर पर नहीं है, उन दोनों को तो और छूट मिल गई है। दोनों को ही रोकने टोकने वाला कोई नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच निखिल उससे तलाक लेकर रजनी से शादी कर ले। आखिर इतने दिनों से न उसने फ़ोन किया और न लेने आया। जरूर रजनी से उसकी घनिष्ठता बढ़ गई होगी, तभी तो अब फ़ोन तक नहीं करता। यह सब सोचकर मन ही मन कुड़ती रहती अंजलि, पर स्वयं अपनी तरफ से ईगो के कारण निखिल को फ़ोन नहीं करती। गलती निखिल ने की और झुके वह, इसमें उसे अपना अपमान लगता। उसका अभिमान, जिसे वह अपना स्वाभिमान समझ रही थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा था। संजय जी ने बेटी को एक आध बार समझाने की कोशिश की थी, पर वह ध्यान ही नहीं देती थी। देखा अंजलि, निखिल को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, उसे तो बस रजनी से मतलब है। सचमुच उन दोनों में संबंध ना होता तो वह तुम्हें इस तरह
नज़रअंदाज ना करता। इतने दिनों से तुम्हारी खोज खबर लेने की भी ज़रूरत नहीं समझी उसने। रेखा जी उसे और भड़काती। मम्मी, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंजलि बोली। बेटी, उसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। निखिल को इसका मज़ा ज़रूर चखाना चाहिए। मैं किसी अच्छे वकील से बात करती हूँ। तलाक का नोटिस पहुँचेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। उस पर दहेज के लिए तुम्हें प्रताड़ित करने और दूसरी से संबंध रखने का आरोप लगेगा, तब पता चलेगा। मम्मी, यह सब करने की क्या ज़रूरत है? कोई आसान सी तरकीब निकालो ना, जिसमें ज़्यादा परेशानी ना हो। कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत ख़राब होता है, अंजलि ने घबरा कर कहा। अंजलि, तुम बहुत भोली हो। जब तक वह खूब परेशान नहीं होगा तब तक सुधरेगा नहीं। देखना तुम कैसे मजबूर हो जाएगा तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने के लिए। फिर कभी ज़िंदगी भर किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, आप ठीक कहती हैं मम्मी, अंजलि ने इस सब का परिणाम सोचे बिना कहा। कुरियर वाले ने ऑफिस में निखिल के पर्सनल नाम का लिफाफा पकड़ाया तो सोचने लगा, क्या है इसमें? उतावलेपन से पैकेट खोला, पर उसमें से निकले पेपर को पढ़ते ही होश उड़ गए। तलाक के पेपर्स थे। उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए थे, वह उनके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने तुरंत अंजलि का नंबर डायल किया, पर उधर से फ़ोन काट दिया गया। निखिल ने फिर लैंडलाइन पर फ़ोन मिलाया। रिसीवर रेखा जी ने ही उठाया। मम्मी जी, अंजलि कहाँ है? मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है, निखिल ने कहा। वह घर में नहीं है, रेखा जी ने झूठ बोलकर फ़ोन काट दिया। निखिल परेशान हो उठा। जरा सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, उसने कभी भी नहीं सोचा था। और अंजलि को क्या हो गया है जो उससे बात भी नहीं कर रही? जाने किसके बहकावे में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। ज़रूर मम्मी के इशारे पर चल रही है, जो बददिमाग है। निखिल शुरू से जानता था उन्हें, तभी तो संजय पापा हमेशा उनके सामने चुप रहते थे। किंतु यह नहीं पता था कि पूरी बात जाने बिना ही अपनी बेटी का घर उजाड़ने को तैयार हो जाएंगी। क्या हुआ निखिल, बहुत परेशान हो? उसके दोस्त राज ने कहा। कुछ नहीं यार, निखिल ने कहा। कुछ तो ज़रूर है, पर मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। बता देते तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता, राज ने कहा तो निखिल ने चुपचाप पेपर्स उसे थमा दिए। अरे यार, यह तो सरासर अन्याय है तुम्हारे प्रति। बिना कुछ किए इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है तुम पर। लेकिन एक बात बताओ, यह रजनी का चक्कर क्या है? वह तो केवल तुम्हारी दोस्त है ना, राज बोला। है कहाँ थी? उसे तो उसी दिन से मुलाकात या फ़ोन पर बात नहीं हुई जिस दिन से अंजलि मायके गई है, निखिल ने बताया। खैर, तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा, राज ने उसे आश्वासन दिया। शाम को निखिल ऑफिस से जल्दी निकल आया। सोचा किसी अच्छे वकील से मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला जाए। वह मानसिक रूप से बहुत परेशान था। उसे तो इस गुनाह की सज़ा मिल रही थी जो उसने किया ही नहीं था। विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। मन में इतनी उथल पुथल मची थी कि सामने से आती कार भी ना दिखाई दी और उसकी बाइक उससे टकरा गई। लंच टाइम में रजनी सहयोगियों के साथ बैठी लंच कर रही थी। तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नंबर देखा तो निखिल का फ़ोन था। इतने दिनों बाद निखिल उसे क्यों फ़ोन कर रहा है? अब उनके बीच कोई संबंध नहीं रहा, फिर उसे फ़ोन करने का मतलब? रजनी ने फ़ोन रिसीव ना किया, पर जब लगातार घंटी बजती रही तो अटेंड कर ही लिया। हेलो, वह धीरे से बोली। रजनी, मैं यहाँ वेदांत हॉस्पिटल में हूँ। ऑफिस से लौटते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया है। यदि तुम आ सको तो आ जाओ, निखिल ने कहा। ठीक है, मैं आती हूँ, रजनी बोली। वह फ़ोन बंद कर दिया। एक्सीडेंट की खबर सुनकर वह स्तब्ध रह गई। भले ही निखिल से उसने संबंध खत्म कर लिया था, किंतु इस दुर्घटना की सूचना उसे असहज कर दिया। बॉस को बताकर वह तुरंत ऑफिस से निकल हॉस्पिटल पहुंच गई। निखिल बेड पर लेटा था। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। हाथों व सिर में भी चोट आई थी। अंजलि कहाँ है निखिल? रजनी ने निखिल के आसपास किसी को ना देखकर पूछा तो निखिल ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। रजनी सारी बातें जानकर आश्चर्यचकित रह गई। निखिल और अंजलि के बीच
आज तलाक की बातें शुरू हो गई हैं और वे भी उसकी वजह से, और तब जब ऐसा कुछ है भी नहीं। फिलहाल उसने निखिल की देखभाल शुरू कर दी। रजनी, अगर मैं जानता कि अंजलि इतने संकीर्ण विचारों की है तो मैं उसे तुम्हारे बारे में बताता ही नहीं, निखिल ने कहा। निखिल दवा लेकर सो गया तो रजनी बाहर निकल आई। उसने कुछ सोचा, फिर निखिल के फ़ोन से अंजलि का नंबर लेकर उसे फ़ोन किया व निखिल की दुर्घटना की सूचना दी। कुछ भी हो, अंजलि पत्नी थी निखिल की, अतः घटना की सूचना ने उसे भी दुखी कर दिया। मम्मी किसी रिश्तेदार के घर थी, अतः वह ऋषिका को लेकर तुरंत दिल्ली रवाना हो गई। सुबह 9 बजे वह हॉस्पिटल पहुंच गई। रजनी को देख उसके तन बदन में आग लग गई, पर फिर निखिल की स्थिति देखकर परेशान हो उठी। अंजलि के आ जाने पर रजनी चली गई। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने व सो ना पाने के कारण वह बुरी तरह थक गई थी, अतः बिस्तर पर पड़ते ही नींद के आगोश में समा गई। उस दिन संडे था। रजनी घर में ही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। रजनी, मैं अंजलि, क्या आज घर आ सकती हो? उधर से आवाज़ आई तो रजनी हैरान हो गई कि अंजलि ने उसे क्यों बुलाया। शायद निखिल और उसे लेकर कोई बातचीत करना चाहती हो। कहीं बेवजह लड़ाई झगड़ा तो नहीं करने वाली? कई विचार मस्तिष्क में आने जाने लगे। फिर भी संयंत स्वर में पूछा, अंजलि जी, क्या मुझसे कोई काम है आपको? हाँ, मैं शाम को तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, अंजलि ने कहा। वह फ़ोन काट दिया। शाम को रजनी निखिल के घर पहुंची। रजनी, निखिल अंदर है? तुम वही चलो, मैं अंदर आती हूँ, अंजलि ने कहा। कैसे हैं आप? रजनी ने अंदर आकर निखिल से पूछा। अब ठीक हूँ, निखिल ने मुस्कुराकर कहा। रजनी, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, अंजलि नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आते हुए बोली। रजनी ने पहले निखिल फिर अंजलि की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रजनी, मैंने तुम्हें व निखिल को गलत समझा था। तुम्हें इन लड़कियों की तरह समझा था जो अपने स्वार्थ व मौज मस्ती के लिए युवकों को अपने जाल में फंसाती हैं। फिर वे युवक चाहे शादीशुदा ही क्यों ना हों। पर बुरे वक्त में तुमने इतनी मदद की, हॉस्पिटल में निखिल की देखभाल की। मैं उसे जान गई कि तुम वैसी नहीं हो। तुम तो निखिल की सच्ची दोस्त हो, क्योंकि वे स्वार्थी लड़कियां तुम्हारी तरह बिना स्वार्थ किसी की मदद कर ही नहीं सकती। और मैंने तुम्हारी डायरी भी पढ़ ली है जो तुम हॉस्पिटल में भूल आई थी। उसमें लिखी बातें पढ़कर मैं जान गई कि तुम्हारे और निखिल के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था और कुछ नहीं, और वह भी तुमने इस वजह से ख़त्म कर लिया ताकि मुझे बुरा ना लगे। और मैं बेवकूफ़ गलत फहमी में तलाक लेकर अपना बसा बसाया घर उजाड़ने की तैयारी कर बैठी थी। कहते कहते फफक पड़ी अंजलि। अंजलि जी, आपकी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता, रजनी बोली। रजनी, यदि तुम्हारी डायरी ना पढ़ी होती तो जाने क्या होता, अंजलि ने सुबकते हुए कहा। वक्त रहते सब ठीक हो गया अंजलि जी, अब तो आपको खुश होना चाहिए। ठीक कहती हो रजनी तुम, आज इतने दिनों बाद मन का बोझ खत्म हुआ है, अंजलि ने रजनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। निखिल की आंखों में खुशी के भाव साफ नजर आ रहे थे। पत्नी के मन से गलत फहमी जो दूर हो गई थी। महीनों से सूने पड़े घर में नन्ही ऋषिका की चहचहाहट फिर से गूंजने लगी थी। उसका टूटने के कगार पर पहुंच चुका वैवाहिक जीवन बच गया था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।